खुला है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। लेकिन हरगोविंद अरोड़ा जी, आपके पास आते हुए और फिर अनिल गर्ग जी के पास, पहले मैं ओपनिंग रिमार्क आप दोनों का लेना चाहूंगी। हरगोविंद जी, खास तौर से जब हम इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी रत्नेश जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा हो, एक ही बात कह रहा है कि देखिए इस बार क्लियर कट वॉकओवर होने वाला है। हकीकत कई बार वो नहीं होती है जो हम देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहीं ना कहीं से कोई चूक तो नहीं हो रही है? क्योंकि इस बार चुनौती उन सीटों पर भी है जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसल गई थी। जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश का जिक्र पहले ही कर दिया अपने रिपोर्ट में कि 5 ऐसी सीटें थीं जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं लग पाई थी। हालांकि आरएलडी तब दूसरे अलायंस में था, विपक्षी गठबंधन में था। इस बार आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है। क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? आपका आकलन क्या कहता है? इसके बाद अनिल जी के पास आती हूं। देखिए, कोई भी चुनाव ये केवल कल को होने वाला चुनाव नहीं है, अभी या 2024 नहीं, कोई भी चुनाव होता है उसकी प्रतीक्षा राजनीतिक दल अरसे से कर रहे होते हैं। क्योंकि जो हम लगभग पूरा साल पढ़ते हैं और जब हमारी परीक्षा आती है तो उसमें हमें दमखम से सब लिखकर पढ़ के आना पड़ता है, क्योंकि उससे हमारे परिणाम ये बताते हैं कि हमारी योग्यता क्या है। अब राजनीतिक दल तो पूरे दमखम और पूरी शक्ति से लगेंगे, पूरी अपनी संभावनाएं जो पहले से तय होती हैं और जितने समीकरण तय होते हैं और जिताऊ कैंडिडेट मैदान में उतारे जाते हैं, और उसके पश्चात जो सीटें विशेष तौर पर, जैसे पिछले चुनाव में आपने अभी कहा कि 5 सीटें, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश जहां पे भाजपा हारी, उनका जो, और ये हर एक सीट पर, और विशेष तौर पे जहां नंबर 2 पर रहते हैं वहां तो पूरा जोर लगाया जाता है। और ये स्वाभाविक है, चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे करेंगे, अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन तय तो मतदाता ही करेगा ना। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर, जैसे आप लोग और हम ये सब अपील करना चाहेंगे कि अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। देखिए, मुझे आज बड़ा ना ये शर्मनाक लगता है, लोकतंत्र के इस पर्व में, इतने हाईटेक युग में, आज भी हमें आपको और अनेकों प्रचार के माध्यम से ये निवेदन करना पड़ रहा है कि आप अपने मत का प्रयोग करें। और यही जब मुफ्त माल कोई योजना आए तो क्या इन लोगों से या उन मतदाताओं से प्रचार करना पड़ता है या निवेदन करना पड़ता है आप वहां जाएं? वो तो टूट के पड़ते हैं सब। तो ये लोकतंत्र है। मेरे शब्द कहीं किसी को बुरे लग सकते हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर ये विनती है कि 100% मतदान हो। यदि आज के हाईटेक युग में भी मत प्रतिशत कम रहता है तो जो पूरा विश्व इस बड़े लोकतंत्र को देख रहा है तो हमारे लिए शर्मनाक होगा। ठीक है, ठीक है, यानी 100% मतदान हो, ये कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। अनिल गर्ग साहब, आपके पास आ रही हूँ। ठीक है अनिल जी, प्लीज आगे आगे आती हूँ। आप ही की बात को थोड़ा आगे बढ़ा रही हूँ, हरगोविंद जी के पास जा रही हूँ। हरगोविंद जी, ये बड़ा सोशल इशू था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, अगर हम नॉर्थ में देखें तो पूरी तरीके से सैचुरेशन स्थिति में नजर आ रही है। यहाँ पर 2014 हो या 2019 हो, यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त के साथ सीटें आई। मुद्दा साउथ का था। साउथ में से ही जो 400 पार का नारा है, कैसे आप पूरा कर सकते हैं? या तो आप पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे या तो आप दक्षिण की तरफ जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये जो राज्य है, 400 पार का नारा जो दिया जा रहा है, ये इन्हीं राज्यों के बलबूते दिया जा रहा है? यहां पर लगता है आपको कि वो दावे पूरे होते हुए नजर आएंगे, जैसा कि अभी अनिल जी बताने का प्रयास भी कर रहे थे? हरगोविंद जी, देखिए, 400 पार का अर्थ ये है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पूरी आंधी और क्लीन स्वीप, जैसा राजीव गांधी जी लेकर आए 1984 में, वो संभव तो होता कहीं दिख नहीं रहा। कारण कि जैसे आपने अभी कहा कि उसमें बंगाल को देखना है, दक्षिण को देखना है। ये दक्षिण में और बंगाल में और कुछ प्रांतों में जो वो क्षेत्रीय दल हैं, वो ऐसा चक्रव्यूह बनाकर बैठे हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह जा तो सकती है, लेकिन उससे बाहर आ पाना उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन फिर जो मैंने पहले कहा, सभी राजनीतिक दल हैं प्रयास, और मोदी जी का जो जलवा है, वो मोदी जी की जो पीक पर लोकप्रियता है उसको तो कैश करेंगे। और अभी अनिल जी की एक बात पर मैं अनिल जी से ही पूछना चाहूंगा, कच्ची टापू का जो विषय आया, 10 वर्ष मिले कच्ची टापू पर। अगर इतनी हमदर्दी थी देश के उस भूभाग को लेने की, 10 वर्ष क्या कम थे? और क्या अगर 2024 में 400 का बहुमत मिलता है तो क्या इतनी क्षमता रखेंगे कि कच्ची टापू को भारत में वापस ले सकें?
ये भी तो स्पष्ट करना होगा, या केवल चुनाव में उन भावनाओं को ही लेकिन और उसके पश्चात वही हरगोविंद जी, यहाँ पर आप अनिल जी से इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन देखिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी मंशा क्या है। आप निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ रहे हैं या स्वार्थ के भाव से? किसी ने तो सोचा 10 सालों में ही सही, लेकिन किसी ने सोचा तो सही कि इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। यहाँ तो पहले की पार्टियों ने तो बैग में बंद करके रख दिया था इस मुद्दे को, किसी ने ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं समझी थी। कम से कम मुद्दा उठा तो सही ना। देखिए, भारत की संतान होने के नाते हम दोनों के मन में वही पीड़ा होगी जो प्रधानमंत्री जी के मन में होगी। चलिए हरगोविंद जी, मैं 10 सेकंड के लिए बस आपको रोकूंगी। एक ग्राफिक के जरिए जरा अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, पहले चरण में कितनी सीटों पे मतदान हो रहा है। ये तमाम वो राज्य हैं जो खास तौर से कल पहले चरण में चुनावी दौर में उतर जाएंगे। भारत में 21 राज्यों की अगर बात करें तो आप देखिए वो 21 राज्य, यानी पूरब से लेकर पश्चिम तक आप देखिए, उत्तर से दक्षिण तक देखिए, 21 राज्य की 102 सीटें, जहां पर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, महाराष्ट्र से लेकर इधर मणिपुर मिजोरम तक देख लीजिए, हर जगह चुनावी दौर होगा। इस चुनावी दौर में मतदान करना है जनता को, देश का भविष्य तय करना है जनता को। इसी ग्राफिक के साथ पूरी कर लीजिए अपनी बात हरगोविंद जी, जल्दी से। जी, और वही भारत की संतान होने के नाते आपके मेरे में मन में और प्रधानमंत्री के मन में यही पीड़ा होगी। लेकिन जैसे आपके शब्द, क्या ये मुद्दा ही रह जाएगा या इसका कोई समाधान होगा? और अगर इसका कोई समाधान ना हुआ तो ये पीड़ादायक है। ठीक है, काउंटर आंसर जल्दी से अनिल गर्ग जी, 20 सेकंड्स। शो की भी एक शुचिता होती है, व्यक्तिगत टिप्पणी तो मैं दोनों की नहीं ये स्वीकार करूंगी। चलिए ठीक है, चलिए हरगोविंद अरोड़ा जी, प्लीज ठीक है, आप दोनों का फटे डाउन किया जाए। पॉलिटिकल बॉडीज का हो गया, जरा आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सुन लीजिए। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपके पास आ रही हूं। पहले आपने सुना, देखिए जब कभी ऐसा मुद्दा आएगा एक दूसरे पर इस तरीके की छीटाकशी होगी, और ये हो रही है तो चुनावी सभाओं में भी हम देख रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली हम चीजों को देखते हैं, प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं कि जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर 2019 तक श्री राम की बात की, राम मंदिर का मुद्दा उठाया, उसका फायदा लेती हुई, पॉलिटिकल माइलेज लेती हुई दिखाई दी है भारतीय जनता पार्टी। इस बार उन्होंने जो 2 मुद्दे पहले रखे थे, चाहे धारा 370 का हो या राम मंदिर का हो, वो संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद जो संकल्प पत्र सामने आया है उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें मोदी की गारंटी दी जा रही है। इंडिया अलायंस के पास एक नहीं कई घोषणा पत्र है, जिसमें कई घोषणाएं हैं। न्याय पत्र की बात अमित तिवारी जब कर रहे थे तो उन न्यायों में भी ये देखा जा रहा है कि क्या जो एक कॉमन घोषणा होनी चाहिए, एक कॉमन जो न्याय मिलने की बात होनी चाहिए, क्या वो मिल पाएगा? क्योंकि जनता देख रही है कि विश्वसनीयता किसकी ज्यादा है। हरगोविंद जी, देखिए, केवल 2014 या 19 में ही भगवान राम को लेकर के बात नहीं करनी होगी। 91 का चुनाव भी जो था, बीजेपी ने राम राज्य की ओर चले, भाजपा के साथ चले। और ये तो कांग्रेस को भी सोचना होगा, जहां पर कृपा राम जी की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। भाजपा जिस 400 पार की आज बात कर रही है, एक जमाने में कांग्रेस तो वो 400 पार थी, लेकिन क्या कारण है कि वो 40-44 पर ही लपेट कर रह गई? कारण कि जो आज कांग्रेस क्या करते हैं, केवल बहुसंख्यक लोगों के जो स्वाभिमान है और जो उनकी भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़। आपने अभी जिक्र किया कि ये अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए। अभी आप कल ही की बात लीजिए ना, जिहादियों ने रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी की बंगाल में। क्या पूरे देश में किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उसकी आलोचना की, उसकी निंदा की? और फिर ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम भी सनातनी हैं? देखिए ना, आप समझिए, आज ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण, ये तो तय है कि चुनाव इसी आधार पर है। ध्रुवीकरण की नौबत इसीलिए आ गई उस बहुसंख्यक समाज को, जब ये 400 पार थे तब से ही दबा रहे हैं। और अभी इन्होंने कहा कि राजीव जी ने, इंदिरा जी के एजेंडे में भी राम मंदिर था, तभी तो जनता और हिंदू समाज और बहुसंख्यक समाज कांग्रेस को 400 पार करवाता रहा। लेकिन जब इन्होंने भावनाओं को ही आहत किया तो आज ये उस पर आकर बैठ गए। और हो सकता है कल को ये पार्टी करने का नतीजा जब 2000 हासिल कर सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा है जो 50 सीटें एनडीए की बढ़ा देगा। ठीक है, लेकिन हरगोविंद जी, राजस्थान जैसे राज्य भी है जहां पर कहा जा रहा है कि 11 सीटों की संख्या जो थी 2019 में वो कम भी हो सकती है। 12 सीटों पर कल होने वाला है चुनाव, 11 पे जीत दर्ज की थी, लेकिन ये संख्या कम हो सकती है। थोड़ा सा लोकल इश्यूज वहां पे हाई हो गए, चेहरे भी हाई हो गए। देखिए, ये तो परिणाम तय कर ही देंगे, लेकिन फिर एक निवेदन कि कल ये तो तब होगा ना कि जब मतदान अत्यधिक प्रतिशत में होगा। मतदाताओं से निवेदन कि शराब या किसी लोभ में आकर देश का और अपने बच्चों का भविष्य बेचने का प्रयास ना करें और मतदान करें। 100% मतदान होगा, यही लोकतंत्र की जीत है। ठीक है।
भविष्य तय करना है तो 100% मतदान करना होगा। रत्नेश जी, आई एम सो सॉरी, समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी रण क्षेत्र में। आप लोगों का ही तो अब समय आ रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या अन्य पार्टियां, उनके लिए लोकतंत्र का यह पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को, सभी पार्टियों के नेताओं को और कल के लिए आप सभी पार्टियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अपील करते हैं हम जनता से एक बार फिर से कि कल आपका अधिकार है, उस अधिकार से वंचित मत रहिएगा।